आज हम करेंगे शेयर्स चैप्टर। तो हम इसके इंट्रोडक्शंस करेंगे सबसे पहले। तो चलिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल क्लियर होते हैं एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे हम शेयर्स के बारे में पूरी बात अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। एंड पार्ट वाइज मैं बनाऊंगा सारे वीडियोस एंड आप प्लीज पार्ट वाइज देखना ना भूलना। स्लोली एंड स्लोली आपको पूरा शेयर्स कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा और ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो 13 to 14 मार्क्स के ऑलमोस्ट आएंगे और आने वाले टाइम में भी आपको काम आएगा, चाहे आप सीए करो चाहे आप बीकॉम कुछ भी करो। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फिर हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा, पार्टनरशिप। तो कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। बिना कैपिटल के आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, आप क्या एंट्री करते थे जब बिजनेस को स्टार्ट करते थे, तो ये करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री होती है। वैसे ही जब आप कंपनी को स्टार्ट करोगे तो ये भी बिना कैपिटल के स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में, कंपनी को जो थोड़ा एज मिलता है इन दोनों के ऊपर, उसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप में जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल से ही होगा। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो भी कैपिटल से ही होगा, चाहे कंपनी हो तो भी कैपिटल से ही होगा। लेकिन इन दो बिजनेस में आपको जब कभी भी कैपिटल बढ़ाने का मन हो, आप बिना किसी रिसोल्यूशन को पास किए बगैर, बिना किसी से परमिशन लिए बगैर आप अपने कैपिटल को बढ़ा घटा सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, इनको स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। बट टू स्टार्ट अ कंपनी हमें सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर्ड ही करना पड़ेगा। बिना रजिस्टर्ड किए आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टार्ट कर सकते हो। जब मर्जी हो कैपिटल बढ़ा सकते हो, जब मर्जी हो कैपिटल घटा सकते हो, इन दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। बट इसमें ऐसा नहीं होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टनरशिप में अभी आपने पढ़ा है कि जब एडमिशन हुआ तब भी पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पड़ते हैं, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल का सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है, तब भी हमें सारे एडजस्टमेंट फिर से करने पड़ते हैं। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी हमें सारा का सारा ट्रीटमेंट फिर से करना पड़ता है। लेकिन इसकी यही खासियत है कि इसमें ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता है। पार्टनर्स आए पार्टनर्स जाए, आई मीन टू से मेंबर्स आए मेंबर्स जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा ये अलग होता है। एंड दूसरा, इसकी परपेचुअल सक्सेशंस होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स आए मेंबर्स जाए, मेंबर्स की डेथ हो जाए, इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन दोनों पे फर्क पड़ जाता है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अब इस बात को ध्यान से समझेंगे।
जब कंपनी स्टार्ट होती है तो इसे भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बिना कैपिटल का तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो कैपिटल क्या हो सकता है, ओनर्स फंड हो सकता है, एंड दूसरा बोरोड फंड हो सकता है। जब भी हम कंपनी स्टार्ट करेंगे हम इस दो तरीके के फंड से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी एक से भी कर सकते हैं। ओनर्स फंड का मतलब यहां पे हमें इक्विटी शेयर से है, मतलब आई मीन टू से शेयर से है, और वो दो तरीके का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और अपना जो बैंक बैलेंस होगा उससे भी कर सकता है। तो चलिए हम उसे भी ध्यान में नहीं रखेंगे, ये बात को ध्यान में रखेंगे। शेयर्स ओनर्स फंड में हम इसे लेते हैं, एंड बोरोड फंड में बैंक से लोन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो सकता है, एंड देन डिबेंचर से भी हो सकता है, जो आपको इस चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगा। तो डिबेंचर इज आल्सो वन टाइप ऑफ बोरोड फंड। तो इसका ये मतलब है कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, और जो हमारा कैपिटल होता है वो इस फॉर्म में ओनर्स फंड हो सकते हैं। तो शेयर्स क्या होता है, शेयर्स होता है स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। जो हम शेयर्स बोलते हैं, शेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं, अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का छोटा सा हिस्सा होता है। अब मैं यहां पे बता रहा था कि इसमें जब मर्जी हो आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिर ये बातें मैं बोल क्यों रहा था, मैं आपको पहले बता दूं। कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो उसका एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनते हैं। एओए कंपलसरी नहीं होता, बट एमओए कंपलसरी होता है। मेमोरेंडम जो होता है, एमओए जो मैं बोल रहा हूं, एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, चार्टर ऑफ कंपनी, चार्टर ऑफ कंपनी। एक तरीके से इसे आप कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। जैसे आप जानते हो कि हमारे कंट्री में भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके दायरे में ही सारे रूल्स फ्रेम होते हैं। अगर उस रूल्स को चेंज करना होता है तो सबसे पहले अमेंडमेंट लाना पड़ता है, और अमेंडमेंट लाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारा लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास करना पड़ता है। वैसे ही अगर कंपनी को अपने कैपिटल को इंक्रीज या कुछ और भी करना है तो उसे अपने मेमोरेंडम में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये चेंजेस जनरल मीटिंग में करना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, मतलब एक प्रोसीजर है जिसको पूरा करना पड़ेगा। और उसको पूरा करने के बाद जब एमओए चेंज होगा उसके बाद ही कैपिटल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, मर्जी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो जब तक एमओए और एओए में चेंजेस ना किया जाए तब तक कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ा और घटा नहीं सकता है, जो कि यहां पे नहीं है। पैसे चाहिए, पार्टनर्स एडमिशन हो गया, पैसे चाहिए, पार्टनर्स नहीं लाने, चलो खुद के पैसे लगा दिए। यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं करना, बट यहां पे करना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी अपनी एक खासियत है। और दूसरी बात जब क्या बताने वाला था वो अब ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने आपको लिखा था, शेयर्स क्या होता है, अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। ध्यान से देखना अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब आपके टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। शेयर क्या होता है, अ यूनिट ऑफ कैपिटल। सपोज करो हमारे पास एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, और इनका जो हमारा कैपिटल है वो 50 लाख है, 50 लाख। जो शेयर्स होते हैं ना, जो इनके वैल्यूज होते हैं वो 10 रुपए से लेके 100 रुपए भी होता है, 500 रुपए भी होता है। तो कहने का मतलब है एक शेयर बहुत ही नॉमिनल रूप में उसकी प्राइस को फिक्स किया जाता है कि एक शेयर 10 रुपए का, एक शेयर 20 रुपए का। तो हमारे पास टोटल
जो कैपिटल है वो कितने का है 50 लाख, तो मैं 50 लाख ऐसे लिखता हूं, चलो 50 लाख हो गया। और एक शेयर जो 1 शेयर है उसका मैं चलो 100 रुपीज देता हूं पर शेयर। तो हमारा जो शेयर है वो कितने का है 100 पर शेयर, और टोटल अमाउंट कितना है कैपिटल का 50 लाख। तो 50 लाख इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 100 पर शेयर। तो अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा कितना हो गया, कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं 50,000 शेयर्स। तो इन पार्ट वाइज ये कितना डिवाइडेड है नंबर्स में 50,000 शेयर, और अमाउंट में कितना है ये 50 लाख। तो ये जो 50 लाख ऑफ कैपिटल है वो एक स्मॉल यूनिट के रूप में कितना है नंबर में 50,000। अब अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि एक राम नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 5 लाख रुपए का शेयर्स है, 5 लाख रुपए का, इसका मतलब नंबर्स में कितने इसके पास शेयर्स 5,000 शेयर्स। इसके पास 10 लाख रुपए का दूसरे के पास है, दूसरे बंदे के पास चलो 10 लाख रुपीस का शेयर है, इसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। इस तरीके से और भी अलग अलग शेयर होल्डर्स होंगे। अब इसको क्या है, राम को इस कंपनी का शेयर्स नहीं रखना है, चलो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बोलता है कि यार मैं अपना शेयर सेल करने वाला हूं, तो वो राम किसी को भी शेयर सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो इसको कंपनी को छोड़ के जाने से पहले अपने शेयर्स किसी को कंपनी के रूल्स के मुताबिक ट्रांसफर कर सकता है, तो उसको कितने पैसे मिल जाएंगे 5 लाख रुपीस। तो राम की जगह श्याम आ गया, कैपिटल भी कितना है 50 लाख रुपीस। कैपिटल इसमें ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सिर्फ बंदे जा रहे हैं और आ रहे हैं और अपने हिस्से का शेयर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये हमारा कैपिटल एज इट इज बना हुआ रहता है, कोई मेंबर्स आए कोई मेंबर्स जाए। और शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कि जितने परसेंट ऑफ कंपनी का शेयर वो होल्ड करता है उतने परसेंट का वो मालिक होता है। जैसे इसके पास कितना शेयर है 5,000, टोटल शेयर कितने हैं 50,000, इसका मतलब ये कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में हिस्सेदार है 10%। ये कितना हिस्सेदार होगा 20%। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे भी लगाए 10 लाख रुपीस। तो सीधी सी बात है, जिसके पास जितना परसेंटेज ऑफ शेयर होता है किसी भी कंपनी का, वो उतने परसेंटेज ऑफ कंपनी का मालिक भी होता है, उतने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी के हिस्से से प्रॉफिट में शेयर भी करता है। अगर इसको जाना है ये चला जाएगा, किसी भी बंदे को शेयर ट्रांसफर करेगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, और कंपनी के कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये इसकी एक और खासियत है। और जो हमारा शेयर होता है वो स्मॉल यूनिट होता है, देखो छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। टोटल अमाउंट 50 लाख रुपीस का है, एक शेयर 100 का है, तो रुपीस में 50 लाख रुपीस, नंबर्स में 50,000 शेयर्स। तो सीधी सी बात है, अगर नंबर्स मालूम है, पर शेयर मालूम है, मल्टीप्लाई कीजिए, आपको टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल मालूम चल जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल मालूम है, पर शेयर का अमाउंट मालूम है, उसको डिवाइड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको मालूम चल जाएगा। तो प्लीज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना। जो भी शेयर्स होते हैं वो नंबर्स में डिवाइडेड होते हैं, और एक शेयर की कुछ भी कीमत हो सकती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, एंड उससे वो हमें नंबर ऑफ कैपिटल मालूम चल जाएगा कि कितना शेयर है, अमाउंट मालूम चल जाएगा कितना अमाउंट है। तो ये हुआ हमारा थोड़ा बहुत इनपुट। अब हम धीरे धीरे अपने शेयर्स की ओर बढ़ते हैं, और ये भी 3 टर्म्स को समझेंगे, और ये 3 टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा। चलिए हम करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स।
तो अब इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसको क्या समझने के लिए मैंने कहा 3 टर्म्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या समझाने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड क्या होता है इसका मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, समझाता हूं, आप ध्यान से देखते जाना। वन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसी का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलूं या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलूं एक ही बात होती है, या इसका ही नाम है नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलूं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलूं या नॉमिनल कैपिटल बोलूं एक ही बात है। दूसरा जो होता है वो होता है इश्यूड कैपिटल। एंड जो तीसरा है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये 3 टर्म्स को समझेंगे हम। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल को बिना रिसोल्यूशन पास किए बगैर, बिना मेमोरेंडम में अमेंडमेंट किए बगैर चेंजेस नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बोला था? जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है ना, उससे पहले ही कंपनी का प्रोमोटर्स ये डिसाइड करता है कि अपने कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में, कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में वो कितना शेयर कैपिटल से पैसे पब्लिक से लेगा, मतलब शेयर कैपिटल के रूप में वो पब्लिक से कितने कैपिटल ले सकता है, उसी को बोलते हैं ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। मतलब पूरे लाइफ टाइम में कितना शेयर से पैसे इश्यू करके वो कलेक्ट कर सकता है, वो डिसाइड कंपनी के फॉर्मेशन से पहले हो जाता है। सपोज करो कि मैंने एक कंपनी बनाया जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, और मैंने कहा कि चलो मैं 50 करोड़ रुपीस शेयर कैपिटल के रूप में कलेक्ट करूंगा। इसका ये मतलब है कि ये जो XYZ लिमिटेड है अपनी पूरे लाइफ टाइम में 50 करोड़ ही रुपए शेयर से कलेक्ट कर सकता है पब्लिक से। अब आपके दिमाग में आएगा अरे सर उसको कैसे मालूम? तो जिस वक्त कंपनी की फॉर्मेशन हो रही थी उस वक्त जो भी उसके अपने सिचुएशंस थे, जो भी उसका ड्रीम था, जो भी उसके दायरे थे, उसके मुताबिक उसने ये अमाउंट फिक्स किया और अपने कंपनी का MOA बनाया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। अगर आने वाले वक्त में उसको और पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो क्या करेगा? अपने मेमोरेंडम में अमेंडमेंट करेगा, रिसोल्यूशंस पास करेगा, एंड इसको लिमिट को बढ़ा भी सकता है। तो ये बात की बातें हैं। लेकिन जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त क्या किया जाता है? एक लाइफ टाइम में कितना पैसा शेयर से इश्यू करना है वो डिसाइड कर लिया जाता है। हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है, हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। तो मैंने कौन सी कंपनी बनाई है? XYZ लिमिटेड। कितना अमाउंट लिया है? 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ रुपए तक अपने पूरे लाइफ टाइम में वो शेयर से कलेक्ट करेगा, पब्लिक से पैसे लेगा। इसको ही बोलते हैं ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, पूरा कैपिटल जो वो शेयर से ले सकता है। दूसरा इश्यूड कैपिटल। अब ये तो ऑथोराइज्ड है,
पूरे लाइफ टाइम में। अब वो एक बार में इश्यू करके पैसे ले ले या थोड़ा थोड़ा करके इश्यू करे और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैसे ले। तो इशूड कैपिटल किसका पार्ट होता है? अथोराइज्ड कैपिटल का, क्योंकि ये पूरे लाइफ टाइम में इश्यू करेगा और इसी से वो एक बार में करे या थोड़ा थोड़ा अमाउंट करे, वो इसी से करेगा ना। इसका मतलब इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? अथोराइज्ड का। इसी से यही अमाउंट, चलो मैंने कहा एक शेयर, चलो कितने का है? 1000 रुपए का है, 50 करोड़ है। ये 50 करोड़ हुआ। अगर मैं बात करूं इसका नंबर्स में कितना है, तो वो देखते हैं। तो नंबर्स में कितने शेयर है? 5 लाख। 5 लाख शेयर ऑफ ₹1000 each। तो दिस इज अथोराइज कैपिटल जो पूरे लाइफ टाइम में करेगा। अब इसी 5 लाख शेयर्स में से इसने क्या करा? 50,000 शेयर इश्यू कर दिए, 50,000 शेयर। मतलब कितना रुपए आना चाहिए इसके पास? तो इसके मुताबिक बात करें, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इशूड जो किया है वो कंपनी का डिजायर है कि उसको अभी पब्लिक से इतने शेयर पे पैसे चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं होता कि कंपनी ने जितना इशू किया है उतने के लिए ही एप्लीकेशंस आ जाए, पब्लिक इंटरेस्टेड हो। लेकिन एक बात याद रखना, जितना भी इशू होगा उसका 90% कम से कम एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर 90% से कम आता है तो उसको कैंसिल करके फिर से इशू करना पड़ता है और जो पैसे आए थे वो वापस करना पड़ता है। 90% कम से कम, ऊपर 100% आए चलेगा, पर 90 से कम नहीं होना चाहिए। जितना इशू किया है एप्लीकेशन उसका 90% होना कंपलसरी है। अब मैं मानता हूं कि चलो इसका पूरा का पूरा 50,000 ही सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब का मतलब इसने जितना इशू किया ना उतना ही आ गया। इसका मतलब जितना इशू किया उतना भी आ सकता है या उससे कम भी आ सकता है। चलो 45,000 आ गया, तो 45,095 90% होता है इसका, तो भी ठीक है। तो मतलब जो इशूड कैपिटल है वो कंपनी की डिजायर है कि मैं इतना इशू कर रहा हूं, पब्लिक से मैं इतने पैसे लूंगा, चाहे तो पूरा पूरा सब्सक्राइब हो जाए, चाहे तो इससे कम हो जाए, बट 90% तक होना जरूरी होता है। इसका मतलब सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है? इशूड का। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं सब्सक्राइब किसका पार्ट है? अथॉराइज्ड का, क्योंकि इशूड इसका पार्ट है, सब्सक्राइब इसका पार्ट है। तो ऑटोमेटिक यही वाली बात तो ये है, या तो थोड़ा जाएगा या तो कम आ जाएगा। अगर ये 45,000 शेयर्स आया तो पैसे इसी पे आने चाहिए। कितना पैसे आने चाहिए? 1000 रुपीज। तो 1000 से आप 45 को मल्टीप्लाई करो तो 3 जीरो आपका बढ़ जाएगा। कितना हो गया? 4.5 करोड़ रुपए आने चाहिए। तो अगर ये पूरे के पूरे 4.5 करोड़ रुपए आ जाता है, जितना सब्सक्राइब किया, अगर वो पूरे के पूरे अमाउंट रिसीव हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। मतलब पब्लिक से जितना पैसे की रिक्वायरमेंट थी, अगर वो सब के सब पैसे आ जाते हैं तो क्या कहा जाता है? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जितना कंपनी ने इशू किया उसका जितना भी पार्ट सब्सक्राइब हुआ, सब्सक्राइब का मतलब जो इशू किया गया उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स को लेने के लिए हामी भरी, कितने के लिए एप्लीकेशन सेंड किया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। और जितने के लिए भी आया, अगर सबके सब पैसे आ जाए, एक भी रुपए का एरियर ना हो, सबके सब बुला लिए जाएं, तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब देखो मैं आपको एक चीज और नोटिस कराऊं, जो ये शेयर का 1000 रुपीज है ना, ये पब्लिक से वो बार बार लेता है, इंस्टॉलमेंट पे लेता है कि एक बार ले लेगा इससे,
200, एक बार ले लेगा इससे 400, एक बार ले लेगा इससे 300, एक बार ले लेगा 100। अब मान लो कंपनी ने सिर्फ इतने पैसे मंगाए 900। कंपनी ने कहा कि चलो फिलहाल मुझे इतने पैसे दो, ये मैं बाद में मंगाऊंगा। तो कंपनी ने भी मंगाया नहीं, तो किसी भी एप्लीकेशन जो होल्डर होंगे, शेयर होल्डर होंगे, जो ने लिया होगा एप्लीकेशन, पैसे जो दिए होंगे, उनकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी ने मांगा ही नहीं है। फिर भी आप लिखोगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। मतलब शेयर कितने का है? 1000 रुपीज का। चाहे 800 बुला लो, 700 बुला लो, 600 बुला लो, 950 बुला लो, डजंट मैटर। अगर आपने पूरे के पूरे 1000 नहीं बुलाए हैं, कंपनी के पार्ट से भी नहीं बुलाया गया है, फिर भी उस अमाउंट को कहां लिखा जाएगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। क्यों? जब तक पूरे पैसे ना आ जाएं, तब तक आप इस कैटेगरी के नीचे नहीं लिख सकते। चाहे कंपनी ने ही नहीं बुलाया है तो भी आउट ऑफ 1000 आना चाहिए। 1000 के 1000 बुलाए जाने चाहिए। और ये मैं बुलाए जाने चाहिए बोल रहा हूं ना, इस बुलाए जाने को बोलते हैं कॉल्ड अप। तो कंपनी ने भी कितना कॉल्ड अप किया है? 900 रुपीज, और सबने पैसे दे भी दिए, फिर भी इसको लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो पेमेंट आएगा कितने पे आएगा? 1000 पे। इसका मतलब पेड अप कैपिटल कितना है? 1000। पेड अप का मतलब होता है कितना तक दिया गया, कॉल्ड अप का मतलब होता है कितना बुलाया गया। यहां पे कॉल्ड अप भी 900, पेड अप भी 900, लेकिन टोटल पेड अप की बात करेंगे तो कितना है? 1000। तो क्या पूरा 1000 बुलाया गया? क्या पूरा 1000 का पेमेंट हुआ? नहीं। तो इसको इस कैटेगरी में नहीं लिख सकते, उसको इसमें ही लिखेंगे। अब मान लो कि मैंने यहां तक बुलाया, यहां तक 600 तक, तब भी क्या होगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब मान लो मैंने पूरा बुलाया, पूरा बुलाया, 1000 का 1000 बुला लिया, लेकिन 50 शेयर पे किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो कौन से एरियर हो गया? तो भी हम कहां लिखेंगे? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सारा बुला लो और किसी के पार्ट पे पेमेंट नहीं आया, तब भी लिखोगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सारा ना बुलाओ, जहां तक बुलाओ वहां तक का पेमेंट पूरा आ जाए, तब भी आप लिखोगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें कब लिखेंगे? जितना बुलाया, मतलब जितने का है सारा बुला लिया और पैसे भी सारे आ गए, 45,000 1000 रुपीज मैंने सारे बुलाए और पैसे सारे आ गए ना, तब बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 1000 का है, मैंने 800 बुलाया और 800 के 800 आ गए, बट इसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसका मतलब जितने का है पूरा आ जाना जरूरी है, पूरे का बुलाना जरूरी है। अगर थोड़ा भी एरियर रह गया, इसको भी लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जहां तक शेयर्स के पैसे बुलाए हैं, मान लो 200 रुपए एप्लीकेशन पे, 400 रुपए अलॉटमेंट पे, 300 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 100 रुपए फाइनल कॉल पे, और कंपनी ने बुलाए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, मतलब 900 रुपए, ये कॉल्ड अप अमाउंट है। और जितना पेमेंट शेयरहोल्डर ने कर दिया वो पेड अप होता है। तो पेड अप मतलब जितना पेमेंट हुआ, कॉल्ड अप मतलब जहां तक बुलाया। तो कॉल्ड अप वर्ड को भी क्लियर रखेंगे, पेड अप को भी। ऑथोराइज्ड क्या होता है, इश्यूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, इनके दो पार्ट्स क्या होते हैं। इश्यूड कैपिटल इसका पार्ट होता है, सब्सक्राइब इसका पार्ट होता है। पूरा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। इश्यूड जो भी होगा वो इसी का पूरा पार्ट होगा, या तो पूरा कर दो या तो कम करो। इसका मतलब इश्यूड कैपिटल ऑथोराइज से छोटा होता है या इक्वल हो सकता है जब पूरा कर दो इश्यूड। सब्सक्राइब भी इश्यू से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, मतलब जितना इश्यू किए हो उतना ही आप एप्लीकेशन दे सकते हो, आने को ज्यादा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन आप दे कितने को सकते हो? जितना आपने इश्यू करा है। जितना आपने इश्यू करा है आप सब्सक्राइब उतने को ही कर सकते हो। आने को एप्लीकेशन तो ज्यादा भी आ सकता है, ये बातें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो इश्यूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कॉल्ड अप जहां तक बुलाया गया, पेड अप जहां तक पेमेंट किया गया। तो हमने अभी ये सारे इंट्रो कर लिए हैं। बैलेंस शीट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो प्लीज इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अब इनकी एंट्रीज कैसे कैसे होंगी, पब्लिक इश्यू किया जाएगा, उसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में आएंगे। तो उसको देखने से पहले इसको पूरे अच्छे जरूर कर लेना, तो आपको समझ में वो भी आपको अच्छे से आएगा। थैंक यू।